ओके, तो लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने, मुझे से याद आ रहा है कि हमने मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स पढ़ा था। मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स पढ़ा था, और हमने डिस्कशन करा था BB 567 का। ठीक है, तो जो भी अपन ने पढ़ा था, डिस्कशन जो करा था, डिस्कशन में कुछ और डाउट बचता है क्या आपका, या आपको मीटर ब्रिज या पोस्ट ऑफिस बॉक्स में कुछ दिक्कत आ रही हो, कुछ पूछना हो, थ्योरी कुछ समझ नहीं आई हो, तो पहले तो इस चीज से स्टार्ट करते। बताओ। गोपाल तो बोल रहा है कोई डाउट नहीं है। ठीक है गोपाल, वेरी गुड। बाकी सब भी देख लीजिए अच्छे से। आज हम पढ़ने वाले थे पोटेंशियोमीटर, है ना। पोस्ट ऑफिस बॉक्स अपना हो गया था, पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। फिर अगर टाइम परमिट करता है तो कुछ एक दो छोटे छोटे से डिवाइसेस और है, जो ऐसे तो अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस बना के लोग पूछ लेते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट और समझेंगे अपन। ठीक है, तो मेरे पास तो अभी कोई मैसेज नहीं आ रहा डाउट का, सब चीज क्लियर है आपको। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे की चीजें। ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना था पोटेंशियोमीटर। अच्छा, एक मिनट उससे पहले, हमारे डिस्कशन काफी कुछ पेंडिंग था, तो मैंने आपको बोला था जितनी रेसेस मिली है आपको, जितना असाइनमेंट्स मिले हैं, और एससीबी के क्वेश्चन 56 तक दिए थे, आई थिंक 52 या 56 जो भी दिए थे, तो और पेपर, एसआरजी पेपर, तो ये सब डिस्कशन आज अपन को करना था। हाँ, तो उसका टाइम मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अपन दोपहर से हटा के चेंज कर ले। तो आपकी क्लास होगी आई थिंक 1 बजे तक, तो 12 बजे तक तो क्लास ही आपकी है ना। उसके जस्ट बाद अपन कर सकते हैं क्या? ठीक 12 बजे के बाद कर सकते हैं क्या? शाम को रख ले। हाँ ठीक है, चलो शाम को रखते। ऑर्डर ऑफ डिस्कशन, पहले पेपर रहेगा, सबसे पहली प्रायोरिटी पेपर, उसके बाद रेस, असाइनमेंट, देन एससीबी, एससीबी लास्ट में। ठीक, चलो ओके। मैं इस वाले सर एक्सटेंड कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो हम शाम को ही रखते टेस्ट, अपनी डीसीएस क्लास, और शाम को एक्चुअली मेरी 2 क्लासेस है। 7 बजे चलेगा या 6:30 बजे तक? 6:30 चलेगा, बच्चे बोल रहे चलेगा। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो मेरी 7 तक क्लास है, कल नहीं आज ही रखेंगे अपन, फिर वो कल पेंडिंग रह जाती है, फिर देखो वो पेंडिंग करो तो पेंडिंग रह जाती है। तो है ना, 6:30 रखते हैं अपन। हो सकता है 7 को स्टार्ट करना पड़े मुझे, क्योंकि मेरी एक क्लास है, अगर वो मुझे उसमें कुछ काम कराना है, तो वो अगर वो पूरा कंप्लीट होगा तभी मैं उसे छोड़ पाऊंगा, है ना। तो हाँ, मैं मैसेज कर दूंगा आपके ग्रुप पे, लिंक तो यही है आपको जिससे ज्वाइन करना है, आप एक बार देख लीजिएगा। मोस्ट प्रॉब्लम तो 6:30 पे रहेगी अपनी, हो सकता है 7 से भी स्टार्ट करना पड़े अपन। ठीक है, चलो, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा, है ना, ऊपर नीचे थोड़ा सा टाइम हो सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ऑर्डर डिस्कशन तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया है, पहले पेपर डिस्कस करेंगे, फिर रेसेस, असाइनमेंट, एंड लास्ट में एससीबी। ठीक, ओके। और जब तक आप अटेम्प्ट भी कर लीजिएगा, मैंने कुछ असाइनमेंट रेस का, जो लेटेस्ट रेस और असाइनमेंट का सॉल्यूशन भेजा था कल रात को, तो आज देख भी लेना, उसको टाइम मिल जाएगा आपको, है ना। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट हमारा जो डिवाइस था उस पर आ जाते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बहुत सिंपल डिवाइस है, बहुत सिंपल सा चीज है। इसमें प्योरली लॉजिक पे चीजें होती है। करता क्या है ये, पहले तो ये समझते हैं। तो पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। लिख लो, पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका वोल्टमीटर भी मेजर करता है, इसमें क्या डिफरेंस है? तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस देता है, इसमें कोई एरर नहीं होती। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है पोटेंशियोमीटर, ये आपको एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है, विदाउट एरर। पोटेंशियोमीटर लगाने से, सॉरी, वोल्ट मीटर लगाने से कुछ वोल्ट मीटर करंट भी लेता है सर्किट से, तो थोड़ा बहुत है ना एरर होती है उसकी रीडिंग में, हमने देखे भी, उसके एरर के क्वेश्चन भी देखे। पर जो पोटेंशियोमीटर होता है ना, ये एरर क्रिएट नहीं करता। लिख लीजिए ये, इट मेजर्स द एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस। इट मेजर्स द एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस। इट मेजर्स द एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल लिखते हैं अपन। लिखो, if two points uh, 2 points is having some potential difference, if 2 points have some potential difference,
when I apply same potential difference again between the points. If two points have some potential difference, and, and if I apply same potential difference between the points, then it won't change. Then it won't change current. Then it won't change current. देखो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो समझते हैं अच्छे से। मान लो ये तुम्हारे पास कोई बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा होगा बिकॉज ऑफ द करंट जो भी फ्लो कर रहा है सर्किट में। ठीक है, जो भी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है एग्जैक्टली वही पोटेंशियल डिफरेंस का आपने एक सेल लेके आ गए, एक आइडियल सेल लेके आ गए सेम पोटेंशियल डिफरेंस का। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है एग्जैक्ट वही पोटेंशियल डिफरेंस का एक आइडियल सेल लेके आ गए, एग्जैक्ट वही पोटेंशियल डिफरेंस का एक आइडियल सेल लेके आ गए। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ था एग्जैक्टली वही पोटेंशियल डिफरेंस का एक आइडियल सेल लेके आ गए। अब इस सेल को मैं यहाँ कनेक्ट करूँ, सेल को यहाँ कनेक्ट करो तो इससे कुछ डिफरेंस क्रिएट होने वाला है, इससे कुछ चीज चेंज होने वाली है। जो भी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस था एग्जैक्टली वही पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने एक यहाँ सेल कनेक्ट कर दिया। सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस था ना इन पॉइंट्स का वही पोटेंशियल डिफरेंस का एक सेल कनेक्ट करा। तो इस सेल से अब यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें से फ्लो करने वाला करंट भी चेंज नहीं होगा, है ना। इसमें से फ्लो करने वाला करंट भी चेंज नहीं होगा। तो करंट भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक अमीटर या गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो एक गैल्वेनोमीटर की करंट की रीडिंग 0 आना चाहिए। दिस गैल्वेनोमीटर शुड रीड 0 बिकॉज जो ऊपर वाला सेल है उसमें जो भी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बना है अभी भी वही है, तो यहाँ पे कुछ करंट आ ही नहीं सकता। बुराउद्दीन बोल रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। बुराउद्दीन आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने एक आइडियल सेल लगाया है ना। आप आइडियल सेल लगा रहे हैं, आप पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के मत सोचो, आप बस ये सोचो कि इस सेल ने यहाँ कुछ करंट फ्लो कराया, उससे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बना, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस का अपन ने यहाँ पे एक सेल लगा दिया जो आइडियल है। ठीक है, हाँ यशवर्धन अभी लॉजिक समझने की कोशिश करो, लॉजिक समझने की कोशिश करो। लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या? ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 आएगा। यस ओके, बस ये कॉन्सेप्ट होता है देखो पोटेंशियल मीटर का। पोटेंशियोमीटर का बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होता है। कोई तुम्हारे पास सर्किट है, उस सर्किट में तुम्हें 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, 2 पॉइंट का तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। वी ट्राई टू अप्लाई आइडियल सेल, हम एक आइडियल सेल जैसा लगाने की कोशिश करते हैं, या दूसरे वर्ड में बोलो तो मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की कोशिश करता हूँ। आइडियल सेल इंपॉर्टेंट नहीं है, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की कोशिश करता हूँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और वो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से अगर यहाँ करंट नहीं आता है इसका मतलब जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और जो ऑलरेडी वहां पोटेंशियल डिफरेंस था ये इक्वल है। समझे? मैंने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट्स को नाम दे देता हूं मैं, चलो ए बी पॉइंट के बीच में जो भी पहले पोटेंशियल डिफरेंस था विदाउट स्विचिंग ऑन द सर्किट, ए बी में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस था एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल डिफरेंस मैं अप्लाई करने वाला हूँ। ये स्विच ऑन करूंगा, अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा तो यहाँ करंट नहीं आएगा। बस अब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ करंट नहीं है, इसका मतलब जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा और जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस था वो इक्वल है। बात समझ में आई? अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस किसी भी 2 पॉइंट के बीच में मैं कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं और वो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से सर्किट में इसमें कुछ करंट नहीं आए, इसका मतलब मैंने जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस था वो एग्जैक्टली सेम था। चलो ये होता है वर्किंग प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। यशवर्धन वेट, शांति शांति, अभी लॉजिक समझने पे ध्यान दो, अभी सब चीज पढ़ेंगे अपन। ठीक है ओके, अब दूसरा कॉन्सेप्ट अपन ने तो वर्किंग पढ़ी, अब कॉन्सेप्ट पढ़ा, पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब एग्जैक्ट पोटेंशियोमीटर होता कैसा है वो देखते हैं अपन, है ना। ये तो मैंने आइडिया दिया आपको कि कैसे काम करता है, अब पोटेंशियोमीटर होता कैसा है वो लिखो। लिखो पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ, potentiometer consists of a very long uniform wire. Potentiometer consists of a very long uniform wire
Potentiometer consists of a very long uniform wire, bracket with जो 7 to 8 मीटर long, 7 to 8 मीटर long, एक बहुत लंबा वायर है, 7 से 8 मीटर लंबा वायर है ना, इतना बड़ा है, 7-8 मीटर लंबा, 4-5 मीटर का भी हो सकता है, बस मतलब काफी बड़ा वायर है, ठीक है। Potentiometer consists of a very long wire which is uniform. Of course, एक uniform wire है. We apply some potential difference across it. We apply some potential difference across it. उसके अक्रॉस हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, कोई बैटरी लगा दी, उसका इंटरनेट हो सकता है यहाँ कोई रियोस्टेट भी लगा दिया अपन ने, ताकि अपन करंट इसमें से कंट्रोल कर पाए, करंट ज्यादा नहीं फ्लो कर पाए। तो ये लंबे से वायर में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, उसकी वजह से यहाँ कुछ करंट आ जाएगा। मान लो तुमने जो सेल लगाया है उसका ईएमएफ E0 है, इंटरनल रेजिस्टेंस है R0 था, रियोस्टेट का जो भी रेजिस्टेंस है उसको RH बोल दिया, इस वायर का खुद का रेजिस्टेंस RW बोल दिया, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बोल दिया, ठीक है। इस वायर में खुद का रेजिस्टेंस RW बोल दिया, तो सर्किट में जो करंट है वो आप आसानी से लिख सकते हो, इट शुड बी E0 अपॉन R0 प्लस RH प्लस RW। सर्किट में तुम करंट निकाल सकते हो। अभी तुम्हें करंट पता चल जाएगा तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। सपोज ये पॉइंट ए है, सपोज ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, डेल्टा वी ए बी, दिस शुड बी द करंट इन द वायर इनटू इट्स रेजिस्टेंस आर ऑफ वायर, है ना। यहाँ से यहाँ का तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। तुम्हें लेंथ भी पता है इस वायर की, इसकी जो लेंथ है वो एल है, तो यहाँ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें पता है, इसकी लेंथ पता है, तो इसमें निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। यहां हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ की पोटेंशियल ड्रॉप, जिसे बोल देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप जो भी हुआ है वायर में डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वायर। डेफिनेटली अब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, लेंथ पता है, तो तुम ये टर्म भी निकाल सकते हो, है ना। इसको आप चाहो तो किसी टर्म से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेट्स से म्यू से, लेमडा विमडा जो भी तुम्हारी इच्छा यूज कर सकते हो, मैंने फिलहाल म्यू यूज कर लिया, ठीक है। ये पूरा अरेंजमेंट है पोटेंशियोमीटर का। अब पोटेंशियोमीटर को यूज कैसे करना है, पोटेंशियोमीटर को यूज कैसे करना है। मान लो तुम्हारे पास कोई दूसरा सर्किट है जिसमें तुम्हें ये कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है, जिसके टर्मिनल्स के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, आपको इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। लेट्स से दिस पॉइंट P, दिस पॉइंट Q, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। एक तो ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर हो गया पूरा सर्किट के साथ, दिस इज पोटेंशियोमीटर, एंड दिस इज सम अनदर सर्किट जिसमें आप चाहते हो PQ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है, ये आपको नोन होना चाहिए, है ना। वो आप अंदाजा लगा सकते हो देखकर, या फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा करंट की डायरेक्शन, एमीटर लगा लो, करंट की डायरेक्शन से समझ में आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है, वो आपको पता चलना चाहिए कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है। अब जो हायर पोटेंशियल का पॉइंट है ना, उसको पॉइंट ए से ज्वाइन कर दो, जो भी हायर पोटेंशियल का पॉइंट है उसे पॉइंट ए से ज्वाइन कर दो, जो भी हायर पोटेंशियल का पॉइंट है उसे पॉइंट ए से ज्वाइन कर दो। और जो दूसरा पॉइंट था जहां से इसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वहां से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करो विद अ की, और उसका गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड एक मूवेबल कांटेक्ट से, एक मूवेबल कांटेक्ट से यहां शिफ्ट करो, एक मूवेबल कांटेक्ट से यहां शिफ्ट करो, यहां पे मूव करेंगे इस कांटेक्ट को अपन, ठीक है, यहां पर मूव करेंगे इस कांटेक्ट को। फिर मैंने आपको एक तरीका बताया था कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन देखो किधर आ रही है, थोड़ा उधर कनेक्ट करो डिफ्लेक्शन किधर आ रहा है, थोड़ा इधर कनेक्ट करो देखो डिफ्लेक्शन किधर आ रहा है, एग्जैक्ट बीच वाले पॉइंट पे देखो डिफ्लेक्शन किधर आ रहा है, और ढूंढने की कोशिश करो धीरे धीरे आधा करते करते कि गैल्वेनोमीटर में करंट कब जीरो है। ट्राई टू फाइंड द पोजीशन ऑन दिस वायर AB वेयर इफ दिस जॉकी इज कनेक्टेड द करंट इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो। हम इस वायर पर ऐसी पोजीशन ढूंढेंगे वहां पर जॉकी कनेक्ट करने से कि इसमें करंट जीरो आ जाए। ये बात समझ में आई? हम इस AB वायर पर ऐसी पोजीशन ढूंढेंगे जिससे गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो आ जाए। मान लो वो पोजीशन आ रही है यहाँ कहीं C पॉइंट पे आ रही है, तो स्केल लगी रहती है हमारे पास,
वो स्केल से हम ए से सी तक की लेंथ निकाल लेंगे, ए से सी तक की लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे, इफ एट पोजीशन सी करंट इन गैल्वेनोमीटर 0, पोजीशन सी पे कनेक्ट करने पे गैल्वेनोमीटर का करंट 0 है, तो हम बोलते हैं कि सी की जो लेंथ है ये एसी लेंथ बैलेंसिंग लेंथ है। Then we say that the potentiometer is balanced. Balancing is achieved. ठीक है, and AC length, that is X, is balancing length. हम जॉकी शिफ्ट करते हैं और कोशिश करते हैं गैल्वेनोमीटर में करंट 0 फाइंड करने की। जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाता है, वो पोजीशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो जो पोजीशन आती है उसकी ए से लेके जो डिस्टेंस होगी उसे बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ। किसी पोजीशन पे अगर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 मिल जाता है तो अपन बोलते हैं कि ये डिस्टेंस बैलेंसिंग लेंथ है। क्या यहाँ तक समझ में आ रही बात? बैलेंसिंग लेंथ का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस। अब सिंपल सी बात बताओ, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा ना। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा ना, है ना? तो बताओ, ये लेंथ तो तुम्हें पता है और इसमें करंट नहीं है, इस गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, तो यहाँ से कोई करंट जा नहीं रहा है, तो यहाँ से आ भी नहीं रहा होगा। यहाँ से कोई करंट जा नहीं रहा है तो यहाँ से आ भी नहीं रहा होगा, क्योंकि इन दोनों वायर में करंट 0 हो जाता। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, मतलब दोनों सर्किट में करंट का कुछ एक्सचेंज तो हो नहीं रहा है। तो इस सर्किट में जो ए से सी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो तुम लिख सकते थे यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बिटवीन पॉइंट ए सी, इट शुड बी पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ x, है ना? पोटेंशियल ग्रेडियंट तो वही रहेगा, क्योंकि इस सर्किट और इस सर्किट में करंट तो एक्सचेंज हुआ ही नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट है। जब दोनों में करंट का एक्सचेंज नहीं हुआ, है ना, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस एसी का है वो तो निकल जाएगा म्यू टाइम एक्स, और म्यू टाइम एक्स अगर एसी का पोटेंशियल डिफरेंस है तो अपन ने बोला था ना पीक्यू का भी सेम ही है। दिस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पीक्यू इज आल्सो म्यू इनटू एक्स। तो पीक्यू पॉइंट का एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। बोलो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पूरा पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से देखिए पोटेंशियोमीटर का, सब बच्चे देख लीजिए। कोई भी डाउट किसी को तो बताइए। चलो मैं एक बार शॉर्ट में रिकैप करता हूँ। अभी मेरे पास किसी का मैसेज आया नहीं, ना तो डाउट का आया ना समझ में आया था, तो एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ। पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ सर्किट, ये सर्किट होता है पोटेंशियोमीटर में। इन दिस सर्किट देयर इज अ लॉन्ग वायर ए बी ऑफ अ लार्ज लेंथ, 7 to 8 मीटर लंबी लेंथ होती है। लेंथ बड़ी क्यों रखते हैं हम? इससे पोटेंशियल ग्रेडियंट काफी कम आए। उससे क्या होगा, हम बहुत सेंसिटिव अच्छे से देख पाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को एग्जैक्टली मैच कर पाएंगे अच्छे से, है ना? हमें बहुत धीरे धीरे पोटेंशियल चेंज होते दिखेगा वायर में, तो बहुत धीरे धीरे हम अच्छे से सही बैलेंसिंग पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब क्या कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज द सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर, और ये कुछ दूसरा सर्किट है। ये हो गया पोटेंशियोमीटर का सर्किट, जिसे प्राइमरी सर्किट भी बोल सकते हैं, और ये कोई सेकंड सर्किट है, कोई सेकेंडरी सर्किट है, जिसके पॉइंट पी क्यू का आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था। तो जिन पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उसमें से हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट ए पे जोड़ो, लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करो, और उस गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड का कनेक्शन बाय स्लाइडिंग कांटेक्ट इस वायर से करो। Then we will try to find the position on the wire AB so that the current in this galvanometer is 0. If the current in galvanometer is 0, then we say that this X is the balancing length. हम बोलेंगे कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वो बैलेंस हो रहा है, यहाँ करंट नहीं है, इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। ठीक है, देन फिर हमें ये लेंथ x के प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस पता था ऊपर, भाई उसकी यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो x लेंथ का क्या हो जाएगा, x इनटू म्यू, तो डेल्टा V AC मिल गया, तो डेल्टा V PQ भी मिल गया अपन को। चलो
और ये बहुत एक्यूरेट होगा क्योंकि इसमें ना करंट हमने ड्रॉ नहीं करा है सेकंड सर्किट से, इस सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करा है, तो वोल्ट मीटर से भी ज्यादा अच्छे से, वोल्ट मीटर तो करंट खींचता है थोड़ा सा, उससे बहुत बेटर तरीके से हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पता कर पाएंगे। तो क्या एक चीज क्लियर हो रही है? बराउद्दीन बोल रहा है यस, माधव बोल रहा है यस, वेरी गुड। वेरी गुड। चलो, तो कॉन्सेप्ट समझा हमने पोटेंशियल मीटर का, सब इसमें कैसे वर्किंग होती है ये भी समझा, अच्छे से देख लो, नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना। मेरे पास एक डाउट आ रहा है सर, व्हेन डू वी यूज इट? देखो आजकल तो कुछ भी ये सब यूज नहीं होता है, ये सब तो लेबोरेटरी में यूज होता है आजकल तो, है ना। पर पहले के जमाने में जब हमारे पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तब जब बहुत एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो, तब पोटेंशियोमीटर का यूज होता था। या इसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी होते, जैसे रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर, रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली ढूंढ सकते कितना है, ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते, एक एक करके इन एप्लीकेशन को पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलो, नोट हो गया अच्छे से, तो एक एक करके एप्लीकेशन पे आते हैं अपन। तो हम तो बोल रहे हैं नोट हो गया, वेरी गुड, बाकी भी देख लीजिए। ओके, सब एप्लीकेशन पे आते हैं। मान लो तुम्हें किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, मान लो किसी सेल, सॉरी किसी सेल का ईएमएफ निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं ईएमएफ निकालना है। पहला एप्लीकेशन टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, पहला एप्लीकेशन टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। पहला एप्लीकेशन टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। चलो देखो, अब आपको पूरा डायग्राम अंदर बनाना पड़ेगा, मैंने तो बस ये हटा के नया डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये कोई सेल है जिसका ईएमएफ आप निकालना चाहते हो, ये कोई सेल है जिसका ईएमएफ आप निकालना चाहते हो, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। इस सेल को, इस सेल के जो टर्मिनल थे उसको डायरेक्टली पीक्यू पॉइंट्स मान लो, और पीक्यू का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करो बाय दिस अवर बैलेंसिंग मेथड। जब पीक्यू का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली बैलेंस होगा किसी एक्स लेंथ से, तो यहाँ करंट तो जाएगा नहीं, बैलेंसिंग के समय यहाँ कोई करंट जाता नहीं है, मतलब इस सेल से आप कुछ करंट अब्सॉर्ब नहीं कर रहे हो, इस सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इजंट इट। अगर मान लो अभी बैलेंसिंग हो गई है, तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं है, इसका मतलब सेल से कोई भी करंट नहीं लिया आपने, सही बात है ना, है ना। और गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं है, सेल से कोई करंट नहीं है, इसका मतलब सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है विल बी इक्वल टू ईएमएफ, सेल के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू ईएमएफ, है ना। याद करो, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, किसी सेल से अगर करंट फ्लो होता है आई, तो उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है होता था ई माइनस आई आर। अब जब करंट जीरो है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू ईएमएफ, ठीक है। व्हेन आप यहाँ गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो देख रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग एनी करंट फ्रॉम द सेल, दैट्स व्हाई द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पीक्यू शुड इक्वल टू ईएमएफ, हेंस दिस बैलेंसिंग लेंथ से आपको डायरेक्टली ईएमएफ मिल जाएगा। अभी जो डायग्राम है उसमें ईएमएफ हो जाएगा डेल्टा वी पीक्यू, ये आपको बैलेंसिंग लेंथ ढूंढने से ईएमएफ मिल जाएगा, समझ आया। किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना है, बस उस सेल के टर्मिनल जो है उनको बैलेंस करने की कोशिश करो, बैलेंसिंग लेंथ आ गई तो ईएमएफ आ जाएगा। तो पहला एप्लीकेशन अपन ने देखा, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। चलो, क्या इसे नोट करा आपने? टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। हाँ, अभी कुछ भी इरेज नहीं कर रहा हूं मैं, वेरी गुड। हाँ, अब ये जो ईएमएफ निकालने की मेथड है ना, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमें ये म्यू पता होना चाहिए, ये म्यू पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें चाहिए। अगर मेरे पास एक सेल हो जिसका ईएमएफ मुझे पता है, और एक दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ नहीं पता है,
तो इन दोनों को कंपेयर करके हम अननोन का ईएमएफ निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनो, मेरे पास अगर दो सेल है, एक का ईएमएफ मुझे पता है, एक का ईएमएफ नहीं पता है, तो जिसका ईएमएफ मुझे पता है उसको यूज करके दूसरे का ईएमएफ में निकाल सकता हूं बाय कंपैरिजन। कैसे? मान लो पहले फर्स्ट सेल लगाओ जिसका ईएमएफ पता है, उसके लिए बैलेंसिंग लाइन ढूंढ लो क्या है, फिर दूसरा सेल लगाओ जिसका ईएमएफ नहीं पता है, उसके लिए बैलेंसिंग लाइन ढूंढ लो। तो यहां से हमको मिल जाएगा E1 by E2। अगर बैलेंसिंग लाइन x1 और x2 आई है तो x1 by x2 है ना। मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पर, इफ टू सेल्स E1 and E2 have balancing length x1 and x2, तो इसी पोटेंशियल मीटर से अपन ने क्या करा, दो सेल को बैलेंस करने की कोशिश करी। पहला सेल जब बैलेंस करा तो वो x1 लेंथ पे बैलेंस हुआ, दूसरा बैलेंस हुआ x2 लेंथ पे, तो E1 E2 का रेशियो x1 by x2 होना चाहिए। तो इस रेशियो में मुझे एक सेल का ईएमएफ तो पता था, ये लेंथ मैंने निकाल लिए, तो दूसरे सेल का ईएमएफ आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। वी कैन आल्सो कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। दोनों के ईएमएफ की बैलेंसिंग लेंथ निकाल के उनके ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। चलो, क्या है कंपैरिजन वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, कंपैरिजन वाला पॉइंट भी क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो ये नोट हो गया है, तो थोड़ा सा मुझे पोर्शन हटाना पड़ेगा, ये हटा दूं कंपैरिजन वाला पॉइंट। ओके, है ना। अच्छा, रुक रहे का बोल रहे बच्चे, ठीक है रुक जाता हूँ। देख लो, जल्दी से नोट कर लो, करते हैं आगे। डन, ओके, ठीक है। अब किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का प्रोसीजर देखते हैं। किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का प्रोसीजर देखते हैं। देखो क्या करेंगे हम, ये जो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, उसके साथ में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसका रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, ये आपको नोन होना चाहिए। एक रेजिस्टेंस नोन यूज करते हैं अपन, और ये ऐसा सर्किट बनाते हैं। PQ के बीच में ये रेजिस्टेंस भी लगा दिया और ऐसा सर्किट बनाया। अब पहले ये जो स्विच है ना, ये की ये ओपन रखते हैं, है ना। फर्स्ट की इज ओपन। अब की ओपन है और बैलेंसिंग लेंथ मान लो x1 आ रही है, लेट बैलेंसिंग लेंथ इज x1। अच्छा बताओ, जब ये की मैं ओपन रखूंगा तो PQ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू EMF। जब मैं की ओपन रखूंगा तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू EMF ऑफ सेल। और अगर बैलेंसिंग x1 आ गई है तो दैट EMF ऑफ सेल शुड बी प्रोपोर्शनल टू x1। दैट EMF ऑफ सेल शुड बी प्रोपोर्शनल टू x1। जब ये की ओपन है तो ये रजिस्टर कनेक्ट नहीं हुआ, तो जब PQ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे अपन, तो बैलेंसिंग लेंथ जो आएगी वो EMF दे देगी मुझे, है ना। चलो उसके बाद की ओपन कर लो, देन की इज क्लोज। की को क्लोज कर दिया। अब जब ये की क्लोज करेंगे, अब की बैलेंसिंग लेंथ नई वाली निकाल लो। लेट न्यू बैलेंसिंग लेंथ इट्स x2। नई बैलेंसिंग लेंथ मान लीजिए अब x2 आ रहा। ठीक है, करना क्या है, एक ईएमएफ जिसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, वो लो, उसके पैरेलल में नोड रेजिस्टेंस लगाओ। पहले नोड रेजिस्टेंस को मत लगाओ, उसे कनेक्ट मत करो, और सेल के ईएमएफ के लिए बैलेंसिंग लेंथ ढूंढो। तो ईएमएफ की बैलेंसिंग लेंथ आ गई x1। फिर वो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के बाद नई बैलेंसिंग लेंथ ढूंढो, वो मान लो x2 आ गई।
अब बताओ जब ये रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? जब रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ। जब मैं रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए था? ये T क्लोज करने पे इस सर्किट में PQ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए था? बताओ। आप बता सकते हो वो तो, क्योंकि ऊपर के सर्किट और नीचे के सर्किट में तो करंट जाता नहीं है ना? तो ये दोनों सर्किट इंडिपेंडेंट होते हैं, आपको केवल इसे समझना है। तो इसमें आपको मुझे बताना है कि PQ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो हार्दिक का सही जवाब आ गया मेरे पास, रचित का भी आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो करंट इनटू रेजिस्टेंस से कर सकते हैं। इस सर्किट में करंट जो होगा वो लिखो इनटू रेजिस्टेंस कर दो तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो द पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी करंट इनटू रेजिस्टेंस। इस सर्किट में जो फ्लो करने वाला करंट रहेगा वो जाएगा E अपॉन R प्लस R, और यहाँ से यहाँ का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करूंगा तो PQ का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आ गया वो नया पोटेंशियल डिफरेंस। अब बैलेंसिंग लेंथ अगर x2 है तो दिस शुड बी प्रोपोर्शनल टू x2, दिस शुड बी प्रोपोर्शनल टू x2। पुराना पोटेंशियल डिफरेंस E था वो x1 के प्रोपोर्शनल, नया पोटेंशियल डिफरेंस नई बैलेंसिंग लेंथ के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। टेक रेशियो ऑफ दिस टू एक्सप्रेशंस, टेक रेशियो ऑफ दिस टू एक्सप्रेशंस। देखो क्या आ रहा है रेशियो लेके, देखो क्या आ रहा है। कुछ रेशियो में आप स्मॉल r निकाल सकते हो क्या? देखो जैसे यहाँ पे रेशियो ले लो और देखो उसमें आप स्मॉल r निकाल सकते हो क्या? टेक रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल r। आप सॉल्व कर सकते हो, इनको डिवाइड करोगे ना अगर, तो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट जो म्यू था वो तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा मेरे पास r प्लस r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू x1 बाय x2। थोड़ा सा अरेंज करो इसे तो स्मॉल r हो जाएगा कैपिटल R इनटू x1 बाय x2 माइनस 1। ये इक्वेशन आने वाली है। तो हमें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया ना, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया ना। देखो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R पता होता तो बैलेंसिंग लेंथ तो दो x1 x2 पता होने चाहिए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये होता है मेथड इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने की। देखो अच्छे से, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं मेथड अपन ने पढ़ी। तो बच्चे मुझे बोल रहे क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कोई दूसरा नॉन रेजिस्टेंस बताओ, दूसरा कोई रेजिस्टेंस नोन हो आपके पास तो आप किसी दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। बहुत सिंपल चीजें मैं ऐसे समझा देता हूँ। देखो मान लो आपके पास दो रेजिस्टेंस है, एक है अननोन और एक है नोन, एक है अननोन और एक है नोन। इन दोनों के अक्रॉस है ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, कोई सेल लेवल लगा दो, ठीक है। टाइम देखिए, टाइम ले लीजिए, पहले पहले ये नोट कर लीजिए इधर का, फिर नई चीज समझेंगे अपन, है ना। पहले नोट कर लीजिए फिर नई चीज समझेंगे। चलो हो गया क्या नोट? रेजिस्टेंस निकालना देखे देखे। यस ओके, ठीक है। तो देखो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करने के लिए आपके पास एक अननोन रेजिस्टेंस के साथ साथ एक नॉन रेजिस्टेंस भी होना चाहिए।
एक ऐसा रेजिस्टेंस बताओ, एक रेजिस्टेंस होना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस पता हो आपको। फिर तो करना क्या है, कुछ नहीं, देखो एक सर्किट बना दिया, अब इन दोनों में सेम करंट जा रहा होगा, देखो। अच्छा वेट लिखा गया, ठीक है, रुक जा तो एक आध मिनट में। देख लो जल्दी से, फिर करते हैं अपन। एक्सप्रेशन हो गया क्या? प्रोसीड। मेरे पास एक डाउट आ रहा है, हाउ डिड वी गेट ई इंटू आर अपॉन आर प्लस आर। अच्छा देखो, जब ये स्विच क्लोज करोगे तो यहाँ का करंट कितना होगा, इस लूप में करंट कितना होगा, इस लूप में एक्चुअली इधर और इधर सर्किट में इनमें तो कोई करंट का ट्रांसफर होता नहीं, तो इसे इंडिपेंडेंट मान सकते हैं। इस लूप में जो भी करंट है वो लिखो, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रेजिस्टेंस आर मल्टीप्लाई करो, करंट इनटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे निकाला मैंने ये। ठीक है, चलो। और मेरे पास एक डाउट आया, व्हाट इफ द ईएमएफ ऑफ सेल बीइंग कंपेयर्ड इज बिगर देन द ईएमएफ ऑफ सेल व्हिच इज मेकिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ सर, वो अभी बात करेंगे अपन, इसके लिमिटेशंस की बात करी नहीं मैंने स्टार्टिंग से अभी तक, तो कई सारी लिमिटेशन होती है पोटेंशियोमीटर की, वो सब भी आएंगे, उन चीजों पे आएंगे अपन। ठीक है, ओके। हम अभी समझना चाह रहे थे कि किसी सेल का, सॉरी, किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक नॉन रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे, पॉइंट ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, बीसी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ये बैलेंसिंग लेंथ निकाल के, बीसी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, बैलेंसिंग लेंथ निकाल के। देखो करंट तो दोनों में सेम है, तो जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी, मान लो यहाँ की बैलेंसिंग लेंथ x1 आ गई, यहाँ की x2 आ गई, ये रेजिस्टेंस अननोन R1 था और ये नोन R था, तो R1 बाय R शुड बी x1 बाय x2। देखो R1 आ जाएगा ना, इतना आसान चीज, समझ में आ रहा है भाई। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस करने की लेंथ निकालो, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस करने की लेंथ निकालो, दोनों लेंथ का रेशियो शुड बी आर का रेशियो, बिकॉज करंट तो सेम है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो। ये समझ में आ रहा है? तो ऐसा सिंपल से अपन रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। और भी कई सारे एप्लीकेशन इसके सोच सकते हो आप, है ना, कई सारी चीजें इसके अप्लाई कर सकते हो, तुम खुद नई नई चीजें सोच सकते हो, किताबों में हो सकता है आपको ज्यादा चीजें मिल जाए, पर बेसिक जो एप्लीकेशन है वो यही सब है। ठीक है, ये भी कोई ज्यादा पूछता नहीं है, रेजिस्टेंस निकालना भी। मेन तो लोग पूछते हैं ईएमएफ निकालना और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस पे आते हैं, ईएमएफ निकालना और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। ठीक, चलो, तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले अभी जो अतुल ने पूछा था, कई सारी लिमिटेशन भी होती है पोटेंशियोमीटर की। ठीक है, कई सारी लिमिटेशन भी होती है पोटेंशियोमीटर की। क्या क्या लिमिटेशन है, देखो, जो भी यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आपको मेजर करना है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी स्मॉलर देन द ए बी पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उससे कम होना चाहिए, नहीं तो आप बैलेंस ही नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है ना? बहुत बड़ी लिमिटेशन तो ये हो गई कि हमारे पास जो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस है, उससे कम पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते अपन कभी भी। बोलो, ये क्लियर हो रहा है? बताओ। तो दूसरी चीज, कनेक्शंस करने में हमेशा ध्यान रखना है कि जो हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट है उसको ए से जोड़ेंगे, जो लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट है उसे इधर से ही जोड़ेंगे। ठीक है, अगर तुमने उल्टा कनेक्ट कर दिया तो कभी बैलेंसिंग लेंथ आ ही नहीं सकती, अगर तुमने उल्टा कनेक्ट कर दिया तो बैलेंसिंग लेंथ कभी आ नहीं सकती, क्योंकि ए से आगे जाने का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो तुमने यहाँ उल्टा लगा दिया, मान लो इधर जाने का पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो बैलेंस कभी हो ही नहीं सकता फिर तो। ठीक है, तो थोड़ा सा यूज करते समय भी ध्यान रखना चाहिए अपन को इसके। ओके, तो सबसे बड़ा लिमिटेशन जो पोटेंशियोमीटर का रहता है कि उसमें जो वीएबी है उससे बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर सकते, उसको ओवरकम करने के लिए ईएमएफ बड़ा लगा लो भाई, प्राइमरी जो सर्किट था पोटेंशियोमीटर का उसमें बड़ा ईएमएफ लगा लो, तो काम हो जाएगा अपना।
चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये, सबको क्लियर है पॉइंट? क्लियर, वेरी गुड, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करते हैं अपन, है ना? तो लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो पहला क्वेश्चन। Resistance of a 5 meter long potentiometer wire, resistance of a 5 meter long potentiometer wire is 5 ohm. Resistance of a 5 meter long potentiometer wire is 5 ohm. If a cell of EMF, if a cell of EMF 12 volt and internal resistance 1 ohm, if a cell of EMF 12 volt and internal resistance 1 ohm is connected with this wire, find the potential gradient obtained in the wire. Find the potential gradient obtained in the wire. Find the potential gradient obtained in the wire. करो ट्राई। एक मेरे पास वायर है, जिस वायर का लेंथ 5 मीटर है, रेजिस्टेंस 5 ओम है। उसके साथ मैंने एक सेल लगा दिया है 12 वोल्ट ईएमएफ का, इंटर रेजिस्टेंस 1 ओम का। ये लगा देने से वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बना? पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है। अथर्व ठीक है, सिद्धेश गलत है। तो मैंने क्या क्या कनेक्ट कराया, क्वेश्चन में बताया मैंने आपको कि मेरे पास एक 5 मीटर लंबा वायर है, उसके साथ मैंने एक सेल लगा दिया है। वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम था और सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम था और सेल 12 वोल्ट का लगाया। देखो इस सर्किट में तुम जानते हो करंट कितना आएगा, 2 एम्पीयर का आएगा। 2 एम्पीयर का आएगा तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 मीटर लेंथ में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? 10 वोल्ट इन 5 मीटर, तो 2 वोल्ट पर मीटर। आंसर बहुत ही सिंपल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। if 150 centimeter length of this wire, 150 centimeter length of this wire is balancing EMF of a cell. If 150 centimeter length of this wire is balancing EMF of a cell, find EMF of that cell. Find EMF of that unknown cell. 150 centimeter length of this wire is balancing EMF of a cell. Find EMF of that cell. Very good. सभी बच्चे का सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबका सही आंसर आ रहा है मेरे पास 3 वोल्ट, बिल्कुल सही। 150 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो 3 वोल्ट आ जाएगा। 1 मीटर में मतलब 100 सेंटीमीटर में 2 वोल्ट है, 100 सेंटीमीटर में 2 वोल्ट, तो 150 में 3 वोल्ट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलो बिल्कुल सही। अगला पार्ट इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। if we connect a 4 ohms resistance, if we connect a 4 ohm resistance across the unknown cell, if we connect a 4 ohm resistance across the unknown cell, the new balancing length is 100 centimeter. The new balancing length for the unknown cell is 100 centimeter. If we connect a 4 ohm resistance across the unknown cell, then the new balancing length for unknown cell is 100 centimeter. Find internal resistance of that unknown cell. Find internal resistance of the unknown cell. Find internal resistance of the unknown cell. Very good, बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास, बहुत बढ़िया। Find internal resistance of the unknown cell. ओके, ये सब पुरानी थ्योरी सब जो है हटा रहा हूं मैं।
चलिए, तो आपको मैंने बोला कि जो अननोन सेल है उसके साथ में उसके अक्रॉस मैंने 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। इसका ईएमएफ तो तुमने निकाल लिया था 3 वोल्ट का। तो अब जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 सेंटीमीटर से बैलेंस हो रहा है, मतलब कि 2 वोल्ट हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि V अपॉन 4 प्लस R, ये हो गया I इंटू 4, दिस इज 2 वोल्ट। यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अब 2 वोल्ट है, तो यार निकल जाएगा। देखो वो चीजें यहाँ से कि कितना हो गया 2, ये 2, तो 6 इज इक्वल टू 4 प्लस R, दिस इंप्लाइज दैट R इक्वल टू 2। बहुत इजी। समझ में आ रहे हैं पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं? बहुत ही सिंपल होते हैं अगर ढंग से समझ के करो तो, है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मीटर लंबा वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम का। 10 मीटर लंबा वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम का। इसके साथ 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस और 11 वोल्ट ईएमएफ का एक मैंने सेल लगा दिया। 11 वोल्ट ईएमएफ का एक सेल लगा दिया, ठीक है। एक सेल यहाँ मैंने लगा दिया जिसका ईएमएफ 5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। मैं गैल्वेनोमीटर लगाया और इसको एकदम ले जाके बीच में कनेक्ट कर दिया, एकदम सेंटर में, एकदम बीच में कनेक्ट कर दिया, एकदम सेंटर में, एकदम बीच में कनेक्ट कर दिया। तो बताओ यहाँ से करंट कितना आएगा? यहाँ से करंट जो भी होगा, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आएगी? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बच्चों ने फटाफट जवाब दे दिया मुझको। राउटिंग गलत है आपका, कुछ अगर गलत है। तुम अगर ध्यान से सोचते ना, मैंने जो बैलेंसिंग लाइन थी ना वहीं पे कनेक्ट कराया। मैंने बोला था ना बीच में कनेक्ट कर दिया। तो अगर ये कनेक्शन नहीं करता तो यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था? 11 वोल्ट 1 ओम 10 ओम, तो 11 ओम मतलब 1 एम्पीयर करंट, मतलब यहाँ से यहाँ 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो बीच में कनेक्ट करने पे 5 मीटर में 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, और 5 वोल्ट के सेल को जो कनेक्ट करा है, 5 मीटर में 5 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस आता, और 5 वोल्ट के सेल को जो जोड़ा है, तो बैलेंसिंग लेंथ पे मैंने सेल को जोड़ दिया, तो करंट 0 आना चाहिए। आंसर शुड बी 0, समझे? आंसर शुड बी 0। जो बैलेंसिंग लेंथ होती है उसी पे मैंने सेल को जोड़ा है, तो आंसर इज 0। समझ में आया क्वेश्चन ये? यस, ओके। अब क्वेश्चन बदलता हूं मैं। ये गैल्वेनोमीटर को उठा के मैंने सबसे कॉर्नर पे जोड़ दिया। अब बताओ यहाँ की रीडिंग क्या आएगी? क्वेश्चन बदल दिया अब मैंने। वो गैल्वेनोमीटर को उठा के पहले बीच में जोड़ा था, अब मैं इस कॉर्नर पे कनेक्ट कर रहा हूँ। अब बताओ यहाँ से करंट की रीडिंग क्या आएगी, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आएगी? करो, फाइंड रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर करो। अच्छे से सोच समझ के करो, जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, सोच समझ के करना है। पागल गगनदीप, इतनी जल्दी जल्दी आंसर कैसे आ रहा है आपका? आप लोग जल्दबाजी कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आर यू श्योर कि यही आंसर आएगा? कई बच्चे मुझे -5 एम्पीयर बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हो? कोई एक बच्चा समझाओ मुझे। जिसका भी आंसर 5 -5 ऐसा कुछ ऐसा आ रहा है, कोई भी एक बच्चा मुझे समझाओ कि कैसे करा। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया गैल्वेनोमीटर का, कैसे निकाला?
कुशाग्र बोल रहा वायर का वीएबी 10 वोल्ट है। अरे वायर का वीएबी 10 बचेगा ही नहीं अब वायर का वीएबी 10 बचेगा ही नहीं। तुम अगर ध्यान से देखो तो सर्किट क्या है, वो जो वायर था जिसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस था, उसके टर्मिनल के अक्रॉस ऊपर से मैंने 10 वोल्ट का सेल लगा दिया है, 1 ओम इंटर सॉरी 11 वोल्ट का सेल लगाया 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक तरफ मैंने 5 वोल्ट का सेल लगाया है 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। और मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ से करंट कितना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप यहाँ 10 वोल्ट मान के करोगे क्या? बोलो। नो, है ना? तो ये गड़बड़ होती है, पता नहीं क्यों पीछे का भूल जाते हैं बच्चे। भाई ये सर्किट अब अलग सर्किट बन गया है, इसमें वो बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक थोड़ी कुछ हो रही है, तो इसको नॉर्मल सर्किट सॉल्विंग से करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक तरीका ये यूज कर सकते हैं कि यहाँ 0 वोल्ट का सेल मान लो और इन दोनों को पैरेलल में लगा लो, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 11/1 प्लस 0/10 मतलब 11 अपॉन 1/11 1/1 प्लस 1/10 क्या जाएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो 11/10। तो ये सॉल्व कर पूरा के 10 वोल्ट का ईएमएफ आ रहा है, इन दोनों का पैरेलल 10 वोल्ट आ रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस 10 × 1/10 + 1 तो 10/11, और इसके साथ में हमारे पास 5 वोल्ट का सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। अब सर्किट में करंट ऐसे जाने वाला है, इसमें करंट नीचे की तरफ आएगा, कितना आएगा 10 - 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 10/11 + 1। ठीक है, तो कितना आ रहा है 10 - 5 5 अपॉन नीचे 11 एलसीएम आया तो 11 + 10 कितना होगा 21, ऊपर 10 चला गया तो 50/21। ये आंसर आ रहा है 50/21 एम्पीयर का करंट इससे जा रहा है। बोलो 11 आएगा ना ऊपर, सॉरी 55 आएगा ऊपर, मैं गलत लिख दिया मैंने, 55 होगा ऊपर, 55/21। ये सबको और कोई तरीका बता सकते हो इसको करने के लिए, और कोई तरीका इसको करने के लिए? करंट निकालना नोडल से भी कर सकते थे। मान लो यहाँ 0 वोल्ट था, यहाँ पे मान लो x वोल्ट था, नोडल से कर लो। कैसे, यहाँ से जो करंट आ रहा होगा x जाने वाला मान लेते हो x -0, करंट ऐसा जा रहा है तो -11/1। यहाँ से जाने वाला क्या होगा x -0, बीच में रेजिस्टेंस 10 ओम, यहाँ से जाने वाला क्या होगा x -0, बैटरी उल्टी 5 अपॉन रेजिस्टेंस 1 इक्वल टू 0। फटाफट x निकाल लेते, सॉल्व करके x + x/10 + x, तो 2x + x/10, 11 उधर लेकर प्लस हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं है, -5 उधर लेकर प्लस हो गया, 11 5 16, यहाँ एलसीएम लो, नीचे 10 आया उधर 160 कर दो, 20 और 21 x, तो x की वैल्यू हो गई 160/21। अब x पता चल गया, तो यहाँ का करंट पूछा है तो इजीली निकल सकता है, क्या हो जाएगा वो x -0 160/21 -0, बैटरी उल्टी कीजिए -5/1। सॉल्व करो कितना आएगा 21 × 5 5 10 105, 160 - 105/1 अपॉन 21 आएगा। तो देखो वही आ रहा है ना 55/21, आना भी चाहिए था भाई, अलग अलग मेथड का आंसर थोड़ी गलत है। ठीक है, फर्स्ट मेथड फिर से एक्सप्लेन कर दो, मेरे पास एक डाउट आ रहा है, फर्स्ट मेथड फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो ये रजिस्टर जो था 10 ओम का था, ये रजिस्टर 10 ओम का था, ये बैटरी और 1 ओम, ये बैटरी और 1 ओम, यहाँ 0 वोल्ट मान लिया मैंने और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करके नया सेल बना दिया, और इस लूप में अब करंट बता दिया कितना है। तो जो यहाँ लूप में करंट होगा वो 5 वोल्ट सेल से जा रहा है। ठीक है, तो हम आ रहा है क्या, यस। चलो दो मेथड से कर दिया इसको अपन ने, तो आगे पढ़ते जाने से पीछे का भूलना नहीं है, सर्किट सॉल्विंग आना चाहिए अपन को, वो नहीं भूलते जाना है। ठीक, ओके। चलो तो पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट हो गया अपना। अब पोटेंशियोमीटर पे कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये क्वेश्चन करने के बाद आप तो हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि पोटेंशियोमीटर पे सर्किट सॉल्विंग ये करना है आपको, है ना। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब एक नया डिवाइस और पढ़ते हैं अपन, ओम मीटर।
वैसे तो स्कूल्स वगैरह में नहीं आता है ओम मीटर, ना ही आईआईटी के सिलेबस में दिया है, पर कुछ किताबों में लिखा रहता है, तो इसलिए अपन पढ़ लेते हैं। इजी चीजें, सिंपल सी चीजें, इसलिए अपन ओम मीटर पढ़ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, गोपाल बोल रहा था नीचे का अरेंजमेंट करना, कर दिया मैंने तो। अब सर्किट सॉल्विंग तो थी, तो खुद कर लेना, कॉपी करने की जरूरत क्या है। चलो अब नेक्स्ट चीज देखो, ओम मीटर क्या मेजर करेगा ये, बताओ जरा। ओम मीटर क्या मेजर करेगा? रेजिस्टेंस मेजर करेगा। ओम्स में रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं अपन, सिंपल सी बात है ना। देखो कैसे काम करता है। तुम्हें पता है कि अमीटर जो होता है वो करंट मेजर करता है। एक अमीटर जो होता है वो करंट मेजर करता है। इस अमीटर के साथ मैंने एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक सेफ्टी के लिए रेजिस्टेंस लगा दिया। ये एक सेफ्टी का रेजिस्टेंस है R0, ये कोई बैटरी है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये जो दो पॉइंट है इनके बीच में कोई मैंने अननोन रेजिस्टेंस लगाया, लेट्स से दिस इज अननोन रेजिस्टेंस R। तो R को लगाने से सर्किट का करंट अमीटर बता देगा आपको, इजंट इट? इस अननोन रेजिस्टेंस को लगाने से सर्किट में करंट क्या है वो आपको अमीटर बता देगा। बताओ, इस अननोन रेजिस्टेंस को लगाने से सर्किट में जो भी करंट है वो तो आपको अमीटर बता देगा, है ना। कितना करंट आएगा सर्किट के अंदर? करंट होना चाहिए E अपॉन R प्लस R0 प्लस वो अननोन रेजिस्टेंस R। तो ये जो करंट अननोन रेजिस्टेंस के देखो कैसा इनवर्स रिलेशन है ना, अननोन रेजिस्टेंस के इनवर्स रिलेशन में। तो तुम्हारा जो अमीटर में रीडिंग का जो बॉक्स होता था उसको दिखा रहा हूँ। अमीटर में निडल होती है, वो निडल घूमती है। मान लो कि 0 रीडिंग यहाँ पर है अमीटर में। मान लो निडल जब करंट नहीं है तो ऐसी होती है, ये अमीटर, तो इसके दो टर्मिनल जहाँ पे तुम करंट भेजते हो। तो मान लो निडल इधर घूमती है, तो 0 के बाद ये रीडिंग लिखी हुई करंट की, ठीक है। जब इस रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट रखेंगे तो करंट क्या आएगा? रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट रखेंगे तो करंट 0 आएगा, यस। तो अगर निडल 0 करंट दिखा रही है इसका मतलब रेजिस्टेंस यहाँ इनफाइनाइट है। यहाँ इंफिनिटी लिख दूं मैं, 0 के बदले यहाँ इंफिनिटी लिख दूं। रेजिस्टेंस जब इनफाइनाइट होगा तो करंट 0 होगा ना, तो यहाँ इंफिनिटी लिख देते, ठीक है। ऐसे ही अब किस किस करंट की वैल्यू के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए, किस किस करंट की वैल्यू के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए, हम निकाल सकते हैं यहाँ से। करंट की वैल्यू डालते जाओ, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलते जाएगी, है ना। और वो सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख दो यहाँ पर, करंट के बदले रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखते जाओ यहाँ पे, करंट के बदले रेजिस्टेंस की लिख दो वैल्यू। तो वो अमीटर डायरेक्टली अब रेजिस्टेंस रीड कर देगा ना आपको, समझे। वो अमीटर डायरेक्टली रेजिस्टेंस रीड कर देगा। बस ये कॉन्सेप्ट होता है ओम मीटर का। बहुत इजी, बहुत सिंपल सा डिवाइस है। जो हमारा एमीटर होता है उसमें करंट की रीडिंग के बदले रेजिस्टेंस की रीडिंग लिख देते हैं अपन। हाँ, कैलिब्रेशन चेंज कर दिया एक तरह से, तो हम बोल रहे हैं जुगाड़ कर लिया, जुगाड़ बोल सकते हो इसको आप, है ना। अब इसमें ये R0 रेजिस्टेंस क्यों लगाया था इसका लॉजिक समझो, या R0 क्यों लगाया था इसका लॉजिक समझो। मान लो ये 0 है, मान लो ये 0 है, अगर ये 0 होगा तो करंट क्या आएगा? R को 0 कर दिया तो करंट क्या आएगा? E अपॉन R प्लस R0, करंट सबसे ज्यादा आएगा। और अमीटर की भी एक रेंज होती है ना, जिस रेंज तक वो करंट मेजर कर सकता है। तो आखिरी में जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वहां पे तुम्हें 0 ही लिखना है। तो 0 रेजिस्टेंस रखने पर जो करंट आना चाहिए वो अमीटर की रेंज तक होना चाहिए, इसके लिए R0 रेजिस्टेंस लगाया। वो R0 रेजिस्टेंस क्यों लगाया है? टू कंट्रोल मैक्सिमम करंट इन अमीटर। ये तो अमीटर खराब हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा करंट चल जाएगा तो, समझे। बोलो, ये R0 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस, ओके। नोट कर लीजिए कॉपी में ओम मीटर। मैंने समझाया है, मैंने लिखा कम है चीजें, तो आप लोग अच्छे से लिख लेना, है ना। आप लोग थोड़ा अच्छे से लिख लेना, कॉन्सेप्ट सारे। देखो ऑनलाइन में ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि हम देख नहीं पाते कि आप क्या लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना। तो ना ही आपके बाद में हम कॉपी अभी चेक कर पा रहे हैं। तो प्लीज नोट्स अच्छे से बनाइएगा, है ना।
डोंट ऑलवेज रिलाई ऑन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग पे रिलाई नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि रिकॉर्डिंग देख देख के अपन कर लेंगे, ठीक है। तो आप क्लास में अच्छे से नोट्स बनाओ और क्लास के बाद एक बार देख सकते हो रिकॉर्डिंग, कुछ अगर छूट गया हो तो वो देखने के लिए, पर ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद आपको रिवीजन करना है तो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, नहीं, तब आप नोट्स पे रिलाई करना। 2-3 महीने बाद जब रिवाइज करना हो तो नोट्स ही आपके इतने स्ट्रांग होना चाहिए कि उससे सब चीज समझ में आ जाए, ठीक। हाँ बिल्कुल सही। 2-3 महीने बाद रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो वो तुम्हें बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेगी, और मतलब आप जो चीज नोट्स देख के 15 मिनट में कर सकते हो उसके लिए तुम्हें 1.5 घंटा देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, तो ये अपन ने ओम मीटर का कॉन्सेप्ट देख लिया। अब एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं अपन, मल्टी रेंज अमीटर। मल्टी रेंज अमीटर, देखो अमीटर बनाने के लिए हम करते क्या थे, एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते थे शंट, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम लगाते थे शंट ना, और फिर यहाँ इस पॉइंट से करंट एंटर कराते थे और यहाँ से करंट बाहर आता था और करंट को मेजर कर लेते थे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग से, करंट कितना है पता चल जाता था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा एमीटर बनाएं जिसकी रेंज हम बदल सके, जिसकी रेंज हम बदल सके। तो रेंज बदलने के लिए अलग अलग पैरेलल में शंट लगाना चाहते हैं, पैरेलल में शंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं, देखो देखो इस तरह का अरेंजमेंट बनाया मैंने। जो दूसरा टर्मिनल अपन यूज करते थे ना, वो इन तीनों पॉइंट में से कुछ भी यूज कर सकता हूँ। जो दूसरा पॉइंट में यूज करता था ना करंट एंटर करने के लिए, पॉइंट तो यहाँ है, और करंट के एग्जिट के लिए जो पॉइंट है, मैं यहाँ 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 तीन जगह में से कहीं भी चूज कर सकता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट से करंट को एग्जिट करवाऊंगा, अगर इस पॉइंट को मैं एक्सटर्नल टर्मिनल जैसा लूंगा, तो गैल्वेनोमीटर के साथ ये तीनों मुझे पैरेलल में दिखेंगे। ये रेजिस्टेंस S1, S2, S3 तीनों पैरेलल में दिखेंगे। पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ, इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B, इसको बोल देते हैं C, और ये इनपुट वाला पॉइंट अपना P बोल देते हैं, ठीक है। मान लो करंट P से एंटर कर रहा है और A से बाहर जा रहा है, हमने P और A के बीच में सर्किट जोड़ा, P और A के बीच में सर्किट जोड़ा, तो देखो गैल्वेनोमीटर को ऐसा लगेगा ना कि तीनों रेजिस्टेंस मिलके उसके साथ पैरेलल में लगे, इजंट इट। ये तीनों, ये दोनों पॉइंट छोड़ रखे, इनको जोड़ा नहीं मैंने, तो गैल्वेनोमीटर को लगेगा ये तीनों मेरे साथ पैरेलल में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, शंट रेजिस्टेंस बड़ा है, देखो तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा, थोड़ा बड़ा शंट रेजिस्टेंस होगा तो रेंज थोड़ी कम आएगी, रेंज कम होगी, शंट जितना छोटा होता है उतना रेंज बढ़ती है, अभी रेंज थोड़ी कम आएगी। मुझे रेंज अगर बढ़ाना है तो एक काम करो, ए के बदले बी पॉइंट को आउटपुट टर्मिनल जैसा यूज कर लो, ए के बदले बी पॉइंट को आउटपुट टर्मिनल जैसा यूज कर लो। अब क्या होगा, केवल S1 S2 का सीरीज कॉम्बिनेशन मुझे गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में दिखेगा, और गैल्वेनोमीटर में S3 ऐड भी हो जाएगा। मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, तो अब जो हमारी उसमें जो मैक्सिमम करंट है मान लो IG जा सकता है, तो अब शंट जो हमको लग रहा है वो S1 S2 लग रहा है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस में S3 भी ऐड हो गया। तो रेंज का फॉर्मूला याद करो, मैंने रेंज का कुछ फॉर्मूला बताया था आपको, आई इक्वल टू क्या होता था, आई जी इंटू जी प्लस एस अपॉन एस, ऐसा कुछ सिस्टम बनता था अपना, जी प्लस एस अपॉन एस ऐसा कुछ बनता था अपना, याद करो एमीटर के टाइम पढ़ा था अपन ने। तो जब मैंने ए को एज अ आउटपुट पॉइंट यूज कराया विथ ए, ये तीनों रेजिस्टेंस का एडिशन शंट जैसा हो रहा है, तब रेंज जो होगी वो होगी आई जी इंटू जी प्लस S1 plus S2 plus S3 अपॉन S1 plus S2 plus S3, तो चाहो तो इससे डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस समथिंग करके भी लिख सकते हो, है ना। अब अगर B को एज अ एग्जिट पॉइंट यूज करा तो रेंज जो होगी वो होगी आई जी इंटू, अब हमें G के साथ S3 भी लगेगा सीरीज में, तो G प्लस S3
प्लस शंट अब x1 प्लस x2 लगेगा डिवाइड बाय x1 प्लस x2, हमेशा लगेगा शंट x1 प्लस x2। तो मुझे रेंज को थोड़ी और बढ़ानी है, तो सी पॉइंट को एज एग्जिट पॉइंट यूज कर लो। तो गैल्वेनोमीटर के साथ में ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये अकेला x1 पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अब रेंज हो जाएगी G प्लस x1 प्लस x2 प्लस h3 अपॉन h3। तो भाई आउटपुट टर्मिनल एबीसी तीनों में से किसी को यूज कर सकता हूँ। ए को यूज करूंगा तो रेंज कम रहेगी, बी को यूज करूंगा तो रेंज बढ़ जाएगी, सी को यूज करूंगा तो रेंज और बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? डिफरेंट वैल्यूज ऑफ शंट आर अवेलेबल, हेंस ऑल डिफरेंट रेंजेस। यस, बिल्कुल सही। तो हम we can remove H3 in second case by shorting A and B. We can remove, नहीं ए और बी को शॉर्ट नहीं करते, हमेशा नहीं करते कि ए और बी को शॉर्ट करेंगे, वो बस स्विच होता है हमारा। आउटपुट आपको किस पॉइंट से लेना है, आउटपुट किस पॉइंट से लेना है वो अपन अलग अलग बदल देते हैं, आउटपुट का पॉइंट अपन बस बदल देते हैं। ठीक है, चलो ओके। हाँ, और अब मैं एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। देखो, मान लो सी पॉइंट आउटपुट जैसा यूज करा है, तो गैल्वेनोमीटर के साथ ये दोनों सीरीज में जुड़ गए, तो एक तरह से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और इन दोनों का रेजिस्टेंस मिलकर गैल्वेनोमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया, और शंट बन गया ओनली S1। तो शंट को ओनली S1 मान लेना और G को मान लेना G प्लस S1 G प्लस S2 S3। तो S2 S3 लिखना चाहिए था, यहाँ पे S2 S3 लिखना चाहिए था ना, और यहाँ पे S3 S2 S3 ये S1। ठीक है, अब सही हो गया नीचे। चलो क्लियर है ये? ओके, तो इस तरह से काम करता है मल्टी रेंज एमीटर। मतलब ये भी कोई ऐसा स्कूल में आता नहीं है, ना ही आईआईटी में कोई स्पेसिफिक इस पे कोई वो कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछा जाता है। कभी कभार किसी कॉम्बिनेशन में आ जाए, कोई क्वेश्चन में आ जाए, तो इसलिए मैंने आइडिया दे दिया आपको। चलो, तो अपन ने मल्टी रेंज एमीटर भी पढ़ लिया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स अपने सब कवर हो गए, पोटेंशियोमीटर, मीटर, ब्रिज वगैरह जितने इंस्ट्रूमेंट है सब अपने कवर हो गए। अब सबको अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस करो, इंस्ट्रूमेंट वाला बिगिनर बॉक्स पूरा करो। बीबी क्या आएगा ऑर्डर में? 8 आएगा, आई थिंक 7 तक हो गए थे तो 8 आएगा, तो बीबी 8 पूरा करो। मैं आपको एक रेस भी भेजने वाला हूँ और एक वीकली असाइनमेंट भी इंस्ट्रूमेंट को भेजने वाला हूँ, है ना। तो वो आज ही मैं ट्राई करता हूँ भेज देने की, वो आज से चालू कर देना। और अपना टॉपिक देखा जाए तो आरसी सर्किट छोड़ के पूरा हो चुका है। आरसी सर्किट, रजिस्टर और कैपेसिटर के सर्किट, तो उसके लिए कैपेसिटर पढ़ने के बाद करेंगे वो, तो कैपेसिटर चालू करेंगे और उसके बाद अपन आरसी सर्किट पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छा अंशुल बोल रहा है कल भेजिएगा। हाँ तो ठीक है, कल रेस भेज दूंगा। हाँ, हो सकता है आज थोड़ा लोड ज्यादा हो तो कल भेज देंगे। तो सारी चीजें अपनी कंप्लीट। अब आप एक्सरसाइज भी चालू करो, मॉड्यूल की जो एक्सरसाइज है वो भी स्टार्ट करो। ठीक है, तो एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे आरसी सर्किट छोड़ के, बाकी सभी क्वेश्चन कर सकते हो। तो जहां जहां कैपेसिटर दिख जाए वो छोड़ देना क्वेश्चन। कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, सर्किट में कैपेसिटर को ऐसे दिखाते हैं, तो किसी सर्किट में ऐसा सिंबल दिख रहा हो तो वो छोड़ देना और बाकी चीजें कर लो। क्लियर? ओके, वेरी गुड। ठीक है, हाँ। अब आप लोगों ने 11th क्लास में हीट कंडक्शन पढ़ा था। आप लोगों ने 11th क्लास में हीट कंडक्शन पढ़ा था। हीट कंडक्शन में आपने पढ़ा था कि मटेरियल की कंडक्टिविटी होती है कुछ, वो जो कंडक्टिविटी होती है उसकी वजह से मटेरियल जब स्टेडी स्टेट में होता है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसमें हीट फ्लो होती है। मान लो मेरे पास एक रॉड है, उस रॉड का मुझे यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है ए, इसकी मुझे लेंथ दिख रही है एल, इसकी कंडक्टिविटी के, दोनों एंड्स का टेम्परेचर T1 एंड T2। तो आपने पढ़ा होगा कि इन थर्मल इक्विलिब्रियम जब T1 T2 कांस्टेंट है तो यहाँ से हीट का फ्लो होता है। द रेट ऑफ हीट फ्लो नॉर्मली अपन उसे H से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो, जिसे हम हीट करंट भी बोलते हैं, हीट करंट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो हीट करंट होता है इट इज के ए बाय एल इंटू डेल्टा टी।
K A by L into delta T। क्या याद है आपको? विद इन अ मटेरियल, किसी मटेरियल में जब इक्विलिब्रियम में है, वो इक्विलिब्रियम मतलब कि भाई अब सब जगह का टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही विद टाइम, टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे, तो इस तरह के स्टेट को बोलते हैं थर्मल स्टेडी स्टेट। थर्मल स्टेडी स्टेट, इन थर्मल स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर एट द पॉइंट्स, अगर एंड्स का टेम्परेचर T1 T2 है तो हीट का जो फ्लो होगा इस मटेरियल में से वो ये लिख सकते थे अपन, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, इट इज जस्ट लाइक पोटेंशियल डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट का फ्लो होता है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट करंट आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज वाला करंट आता है, ठीक है। ये के ए बाय एल, ये के कंडक्टिविटी है यहाँ पे, इट इज जस्ट लाइक कंडक्टिविटी इन अवर रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ। इसको थोड़ा सा अरेंज करूं मैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ T1 माइनस T2 इज इक्वल टू जो भी हीट करंट है इंटू 1/k L बाय A, ऐसा लिख सकता हूँ। H को उधर ले जाके लिख देते, टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू, ये एक रेजिस्टिव जैसी चीज दिख रही है इंटू हीट करंट दिख रहा है, तो ये ओम्स लॉ बन गया, दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज लाइक पोटेंशियल डिफरेंस, this is like thermal resistance, this is like resistance, and this is like current, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो क्योंकि एनालॉजी दिख रही है यहाँ पे ओम्स लॉ से, तो कई बार इस टर्म को अपन बोल देते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, कई बार इस टर्म को हम बोल देते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, दिस टर्म इज आल्सो कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, और क्योंकि ओम्स लॉ से काफी सिमिलरिटी है, तो इनफैक्ट जब भी हमारे पास रॉड्स वॉड्स के कॉम्बिनेशन होंगे, किसी सिस्टम में बहुत सारी रॉड्स का कनेक्शन कर दिया है, तो उसको हम बिल्कुल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, उसको बिल्कुल हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, उसको हम बिल्कुल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। मान लो मेरे पास दो रॉड्स है, इसको हमने इस तरह से सीरीज में लिखा है, लगाया, यहाँ पर टेम्परेचर T1 और T2, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी K1, लेंथ L1, एरिया A1, यहाँ का एरिया A2, लेंथ L2, थर्मल कंडक्टिविटी K2। तो पहली रॉड का रेजिस्टेंस वो जाएगा 1/K1 L1 by A1, दूसरी रॉड का रेजिस्टेंस वो जाएगा 1/K2 L2 by A2। दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ पे नेट में जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 1/K1 L1 by A1 प्लस 1/K2 L2 by A2 सीरीज में। और तुम्हें टोटल हीट करंट लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस था 1/K1 L1 by A1 प्लस 1/K2 L2 by A2। तो बिल्कुल हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन जैसा मान के क्वेश्चन सारे कर सकते हैं। इनफैक्ट नोडल एनालिसिस भी लगा सकते हो, यहाँ नोडल एनालिसिस भी लगा सकते हो। मान लो 3 रॉड्स है हमारे पास, ये 3 रॉड का कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है, बीच में जो टेम्परेचर है वो आपको निकालना है। यहाँ का टेम्परेचर क्वेश्चन में पूछ लिया, यहाँ टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2 है, यहाँ टेम्परेचर T3 है। तो नोडल एनालिसिस से यहाँ का करंट इक्वल टू यहाँ पे तीनों करंट का सम 0 कर दो, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस एंड पॉइंट पे पोटेंशियल अपॉन पहला रेजिस्टेंस। मान लो यहाँ का रेजिस्टेंस R1 आ रहा है, वो R1 लिख लेना। कैसे लिखोगे आप, कैसे लिखना है बताया मैंने। यहाँ का करंट लिखो T2 माइनस T अपॉन R2, आखिरी वाला करंट लिख लो T3 माइनस T अपॉन R3 इक्वल टू 0 करो, तो उसको सॉल्व करके T ढूंढ सकते हो। यहाँ पर रेजिस्टेंस मान लो R2 था, यहाँ रेजिस्टेंस मान लो R3 था। So now solving this expression, you can find the thermal the equilibrium temperature at the junction. ये इक्वेशन समझ में आ रही है? हाँ,
तो शायद थर्मो में करा है आपने, यस, बिना नाम के आपने थर्मो में करा है, तो यहाँ पे आप नाम समझ गया उसका, नोडल एनालिसिस, तो नोडल वाली मेथड अपन ने लगा दी। ठीक है, इनफैक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज भी बनता है, इनफैक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज भी बनता है हमारे पास, इनफैक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज भी बनता है हमारे पास। हमारे पास अगर 5 रॉड्स है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, फिर इनके बीच में किसी ने ऐसी रॉड रख दी, फिर यहाँ पर भी एक रॉड ऐसी लगा दी, और यहाँ पर भी ऐसी रॉड लगा दी, और यहाँ पे तुमने टेम्परेचर T1 और T2 रखा, और वही रेशो बराबर है, तो बीच वाली रॉड में कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो करंट में हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करे, सिमेट्री के जितने क्वेश्चन करे, सब बिल्कुल आइडेंटिकल हीट कंडक्शन में भी बना के दिए जा सकते हैं। और इसी के लिए आपके मॉड्यूल में देखना, आप देखेंगे तो एक आखिरी में बिगिनर बॉक्स दिया है हीट कंडक्शन पे, आरसी सर्किट के बाद देखना एक बिगिनर बॉक्स दिया है हीट कंडक्शन पे, है ना, BB10, यस, BB8 अपना इंस्ट्रूमेंट पे है, BB9 आरसी सर्किट पर है, और BB10 आपका हीट कंडक्शन पे। तो अब आपका BB10 भी पूरा हो सकता है। ठीक है, अभी मैं दे नहीं रहा हूँ आपको करने के लिए, क्योंकि पहले बहुत सारा काम पेंडिंग बचा है, तो BB10 भी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और रोज जो उसके डाउट आए मेरे से पूछते जाना, क्लियर है ना, रोज उसके 4-5 क्वेश्चन कर लो, देख लो, जो उसमें समस्या लगे, कंपल्सन नहीं है, आप करते जाओ, पूछते जाओ, सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। चलो, तो हमने इंस्ट्रूमेंट वगैरह पढ़ लिया, और ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए है। अब इन पर क्वेश्चंस बाकी करने का, क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे सब, अपने जितने भी अपने रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करे सब आइडेंटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं हीट कंडक्शन में। ओके, हाँ, इस संडे के नेक्स्ट टेस्ट में हीट कंडक्शन इसलिए लिया गया है, तो हीट कंडक्शन इसलिए लिया गया है, थोड़ा सा रेडिएशन वगैरह भी पढ़ लेंगे अपन, है ना, तो कंडक्शन में रेडिएशन वगैरह भी हो जाएगा। ठीक है, चलो, वो करंट के साथ हीट कंडक्शन लिया इसलिए था ताकि ये वाला पोर्शन आपका कवर हो जाए, रेडिएशन वगैरह पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा अपन। ठीक है, ब्लैक बॉडी वाला पोर्शन, यस, ओके, तो ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर, तो अपन आज यहाँ रुकते हैं फिर, और नेक्स्ट क्लास से फिर थ्योरी का पोर्शन तो अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो गया है, अपन डिस्कशन वगैरह कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी, और कैपेसिटर चालू करेंगे। तो आप लोगों का काम है कि बिगिनर बॉक्सेस कंप्लीट करो, इंस्ट्रूमेंट का बिगिनर बॉक्स कंप्लीट करो, और अब मॉड्यूल की एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। मैं एक काम करूंगा, कैपेसिटर की थ्योरी स्टार्ट करा दूंगा, लेकिन आप लोग करते जाना और डेली पूछते जाना, है ना, डेली कुछ कुछ अपन डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, हाँ, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आपको होमवर्क क्या क्या है, डिस्कशन का काम क्या क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, BB8, उसके बाद एक रेस और असाइनमेंट और भेजने वाला हूँ मैं, अभी भेजा नहीं है वो, आप लोगों ने मुझे बोला है कल भेजने का, तो मैं कल भेजूंगा, रेस असाइनमेंट भेजना मुझे इंस्ट्रूमेंट पे भेज। उसके अलावा आप एक्सरसाइज 1 चालू करो, एक्सरसाइज 2 चालू करो, एक्सरसाइज 1 और 2 स्टार्ट करो। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन आरसी सर्किट के होंगे तो वो छोड़ देना, बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 30-40 कुछ क्वेश्चन शायद मिलेंगे एक्सरसाइज 1 में, और 20-30 कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में है ना, तो ये क्वेश्चन करना है अपन को। तो अब इनका डेडलाइन डिसाइड कर लेते हैं, चलो डेडलाइन डिसाइड कर लेते हैं। तो BB8 की डेडलाइन कब करें, आज है वेडनेसडे, और एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, हाँ, तो BB8 की डेडलाइन तो कल है, थर्सडे को इसकी डेडलाइन है। ठीक है, BB8 कल तक करके लाना है आपको, आज BB8 कंप्लीट करना है। रेस एंड असाइनमेंट में कल भेज दूंगा आपको, तो वो एक आध दिन ले लेना, उसके बाद करना। फिर एक्सरसाइज 1 के 20 क्वेश्चन, ये आपको थर्सडे के बाद फ्राइडे तक करना है। एक्सरसाइज 1 की 20 क्वेश्चन फ्राइडे तक करना है, तो बचे हुए 40 ही क्वेश्चन होंगे शायद टोटल, उसमें 40-50 कुछ होंगे, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन सैटरडे संडे कंप्लीट करना है। ठीक, हाँ, तो सैटरडे संडे बोला ना मैंने, संडे को पेपर के बाद कर लेना। ठीक है, तो मंडे मंडे तक एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होना चाहिए, मंडे तक, बाय मंडे आपकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होना चाहिए।
तो तुम्हारा तो यार टेस्ट है यार इस बार, इसमें ये आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो मंडे डिस्कस करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा अपना, बोलो। ओनली बीबी 5 तक है, अच्छा। सर्किट सॉल्विंग भी बीबी 6 तक है, सॉरी बीबी 6 तक है। तो एक काम करना है इसके ना, मंडे से पहले पहले सैटरडे तक कम से कम 30 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ले अपन सैटरडे तक। 30 क्वेश्चन बाय सैटरडे डिस्कस कर लेंगे अपन। आप लोग मुझसे डाउट वाउट पूछ लेंगे इसका, ठीक है। बाय सैटरडे आप 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, जो भी बीबी 6 तक जैसे क्वेश्चन है वो कर लेना है, ठीक। हाँ ठीक है, कोशिश करना करने की, कोई कंपल्शन नहीं है। फिर एक्सरसाइज 2 उसके बाद का अपन काम रखते हैं, और एक्सरसाइज 2 के बाद फिर क्वेश्चन बैंक रखेंगे, देन 1 2 3 4 पे आएंगे। चलो, तो ये मैंने ऑर्डर डिसाइड कर लिया, तो कल तक का काम आपको बीबी 8 करके लाना है, और फिर मैं रेस असाइनमेंट भेज दूंगा आपको, क्लियर। डीसीएस का टाइम, डीसीएस आज मैंने बोला कि 6:30 बजे या 7 बजे रखेंगे, है ना। मैं आपको मैसेज कर दूंगा जिस समय आप लोग 6:30 देख लेना, मैं ग्रुप में मैसेज करूंगा जब ज्वाइन कर जाना, ठीक। ओके, चलो ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको, टेक केयर।